कैसे हैं आप लोग? बेटे आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग। ठीक, आज कंट्रोलिंग का फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप में से कोई बच्चा हमारा कंप्लीट प्रीमियम पैकेज परचेज करना चाहता हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है। आते हैं आज कंट्रोलिंग के फर्स्ट लेक्चर पे। ठीक, और कंट्रोलिंग में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोलिंग के मीनिंग की और कंट्रोलिंग के प्रोसेस की। तो चलिए बेटे, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करता हूं मैं कि हम कंट्रोलिंग पे पहुंचे कैसे। आप सबको इतनी बेसिक नॉलेज होगी, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, सो एज यू ऑल नो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम ऐसे लर्न करते हैं POSDC। P मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। करेक्ट? यानी कि यू कैन से दैट कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और बेटे कंट्रोलिंग कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आप लोगों ने पहले सुना ना हो या आपको पता ना हो, लेकिन इन दी सेंस ऑफ मैनेजमेंट हम कंट्रोलिंग वर्ड का यूज़ कैसे करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, तो जो हमारा फंक्शन कंट्रोलिंग है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है किसके साथ? कंट्रोलिंग के साथ। ये दोनों चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ वी कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट? और कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं कि हमने जो एज पर प्लान, जो हमने प्लान बनाया था, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम चले या नहीं चले। और दूसरा हमारा जो टारगेट होता है कंट्रोलिंग करने का, वो ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाएं। तो कंट्रोलिंग का मतलब बस ये हुआ कि हम जो हमने सोचा था, जो हमने प्लान करा था, वो हमने वैसा किया या नहीं किया। तो कंट्रोलिंग करने के लिए हम अपनी प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को, दोनों चीज़ों को सामने सामने रखते हैं कि हमने प्लान क्या करा था और हमने एक्चुअल में अचीव क्या करा। करेक्ट? अगर सपोज करिए हमने प्लान किया था कि हमारा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ होगा, लेकिन हमारा एक्चुअल टर्नओवर केवल 70 लाख रुपीज़ है। करेक्ट? तो इसका मतलब ये डेविएशन बीच में क्यों आया, डिफरेंस बीच में क्यों आया। तो कंट्रोलिंग बेटे हर जगह रिक्वायर्ड होती है। कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मीन्स दैट इज एप्लीकेबल एट ऑल दी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्रोलिंग हर जगह होती है। क्लियर? तो अब आप सोच कर देखिए कि आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाता है, तो आपका एग्जाम भी क्यों लिया जा रहा है? दैट इज ऑल्सो अ कंट्रोलिंग, कि आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चले और उसके बाद आप उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये मैंने एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया किसका? कंट्रोलिंग का। चलिए अब आते हैं कि कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है। कंट्रोलिंग का बेटे हमेशा ही मैं मीनिंग को बहुत फोकस करके आपको बताता हूँ, क्योंकि मीनिंग के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड होता है। तो देखिए क्या लिखा है मीनिंग में। कंट्रोलिंग एंश्योर्स, कंट्रोलिंग इस बात को पक्का करता है दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज हैं आर परफॉर्म्ड एज पर दी प्लान्स। करेक्ट? तो यानी कि कंट्रोलिंग ये पक्का करता है कि जैसे आपने प्लान बनाया था, आपने काम वैसे किया या नहीं किया। आगे चलते हैं। इट ऑल्सो एंश्योर्स, ये एक और बात भी पक्का करता है, एक और बात को कंफर्म करता है दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज, क्योंकि बेटे हम हमेशा पढ़ते हैं
आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। बेटे इफेक्टिवली का मतलब होता है किसी चीज को टाइम पर कंप्लीट करना, और इफिशिएंटली का मतलब होता है विदाउट वेस्टेज। विदाउट वेस्टेज यानी कि हमने रिसोर्सेस को तभी यूज करा जब उनकी रिक्वायरमेंट थी, और बिना वेस्ट किए हमने उनको जो है यूज करा। और किस लिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। और बेटे गोल्स कहाँ पर डिसाइड करे जाते हैं? प्लानिंग में डिसाइड करे जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इस बात को इंश्योर करता है कि जो हमने प्लान किया था वो हमने किया या नहीं किया। और दूसरी बात ये भी इंश्योर करता है कि हमने कहीं अपने रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं कर दिए उसे अचीव करने के लिए। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमने एक प्लान करा कि हमें 1 मंथ में एक ऑर्डर आया हमारे पास, इन 1 मंथ वी हैव टू मेक 1000 शर्ट्स, करेक्ट। और 1000 शर्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 पर शर्ट, करेक्ट। एक महीने बाद हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, 1000 शर्ट्स हमने बना ली, लेकिन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹105। हमारा प्लान तो था 100 और हमने बनाया 105 में। तो आपने अपना टारगेट तो पूरा करा, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेस क्या करे? वेस्ट करे। तो कंट्रोलिंग इसी बात को चेक करती है कि आप ऐसा ना करें कि टारगेट पूरा करने के चक्कर में, ऑब्जेक्टिव पूरा करने के चक्कर में जो आपके स्टैंडर्ड थे, जो आपका डिसाइडेड था, कहीं आप उसको फॉरफीट कर दें, कहीं आप उसको भूल जाएं, उसको इग्नोर कर दें और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को वेस्ट करें। तो आप 2 बातों पर ध्यान देंगे। प्लानिंग इंश्योर्स, पहली बात, परफॉर्मेंस एज पर दी प्लान हो, केवल इतना लर्न करना है आपको। प्लानिंग ensures that performance should be as per the plans and organization's goals should be achieved effectively and efficiently। ठीक, यानी कि गोल्स भी अचीव हों और रिसोर्सेज वेस्ट भी ना हो और गोल्स टाइम पर अचीव हो जाएं। ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कंट्रोलिंग। अब बेटे हमेशा से जब भी हम कोई फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रोसेस। तो अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर। आज का दूसरा टॉपिक है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि हम कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। अब बेटे कंट्रोलिंग प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। और सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, वो होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी कि पहले आपको डिसाइड करना है व्हाट यू वांट, उसके बाद आप चेक करते हैं कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। मैं अपने उसी एग्जांपल पर चलूंगा। हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करा 1 मंथ 1000 शर्ट्स, कॉस्ट ₹100 पर शर्ट, ठीक। ये हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। अब मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मान लेते हैं 1 मंथ 900 शर्ट्स, कॉस्ट ₹100 पर शर्ट, ठीक। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, 1000 का और 900 का। 1000 ये हमारा स्टैंडर्ड है और 900 ये हमारा एक्चुअल है। दोनों को कंपेयर करके निकल कर आया डेविएशन। डेविएशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। 100 शर्ट्स का हमारे पास आ गया डिफरेंस, करेक्ट। अब हम उस 100 शर्ट्स के डिफरेंस को एनालाइज करते हैं, मतलब वी ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफरेंस। भाई ये डिफरेंस आया क्यों, और डेविजन को एनालाइज करते हैं। इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं हमारे सिलेबस में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
डेविएशन को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसे ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। भाई आप उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना कि भाई 100 शर्ट का डिफरेंस आ रहा है, चलो भाई छोड़ो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, नहीं। यू हैव टू टेक सम करेक्टिव एक्शन। आपको अपने एम्प्लॉयज से ओवर टाइम कराना है, आपको उन्हें संडे को बुलाना है, एक्स्ट्रा काम कराना है, वो आप देखो क्या करना है। बात यह है कि हमने 100 शर्ट हम पीछे हैं, ठीक। अब 100 शर्ट पीछे होने का ये भी रीज़न हो सकता है, क्या पता हमने ये जो टारगेट सेट करा था यही गलत सेट करा था, ये अचीव करना पॉसिबल ही नहीं था। तो कुल मिला के अब हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये जो डेविजन आया ये क्यों आया। या तो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ है, वी आर नॉट एफिशिएंट कि हम सही से काम कर पाए, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 1000 का जो मैंने आपको स्टैंडर्ड दिया था वो ही ऐसा था जिसको हम अचीव कर ही नहीं सकते थे, वो इम्पॉसिबल था। भाई अगर मैं आपको ये कह दूं बेटे कल आपको केस स्टडीज करके लानी है, बच्चा पूछे सर कितनी, मैंने कहा बेटे 500, तो बेटे एक बात बताओ मैंने आपको स्टैंडर्ड ही कैसा दे दिया, इम्पॉसिबल, तो अगले दिन डिवीजन तो आना ही आना है, करेक्ट। तो ये भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड गलत हो और ये भी हो सकता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ हुई हो। देखते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में। तो देखिए सेटिंग स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड सर्व एज अ बेंचमार्क, जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं, करेक्ट। तो जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, करेक्ट। जो स्टैंडर्ड हम क्रिएट करते हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म में भी होता है और क्वालिटेटिव। अब बेटे ऐसा नहीं है कि 1000 शर्ट बनानी है तो वो जल्दीबाजी में उल्टी सीधी शर्ट बना दे, ठीक, किसी का कॉलर किसी में जोड़ दें, किसी की स्लीव्स किसी में जोड़ दें कि जल्दी जल्दी काम निपटाना है, ठीक है। एक्सेल वाली साइज को डबल एक्सेल बना दे, डबल एक्सेल को एक्सेल बना दे। तो हमें ही चेक करना है हमारा काम भी ठीक हो। तो सबसे पहला होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकंड पे आते हैं मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमें चेक करनी होती है हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, करेक्ट। सो देखें जरा, वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट द नेक्स्ट स्टेप इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। मतलब जो रियल में जो काम हुआ है आपको उसको ठीक तरीके से मेजर करना चाहिए। ये वाला एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम क्वांटिटी। भाई अगर आपने स्टैंडर्ड बनाया था 1000 यूनिट्स का, तो अब ये भी यूनिट्स में ही मेजर होना चाहिए, उसी यूनिट में। अगर मान लो आपने केजी में बनाया था तो ये भी केजी में ही होना चाहिए, ताकि उनका कंपैरिजन अच्छे से हो पाए। थर्ड आता है, अब हम उन्हें कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, ठीक। तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें मेन बात यह है कि डेविजन आता है और डेविजन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। भाई हमने सोचा था कि 1000 शर्ट्स बनानी है, 900 बनी, दैट इज अ नेगेटिव डेविएशन ऑफ 100। 1000 शर्ट्स बनानी थी और बनकर आ गई 1200 शर्ट्स, ये पॉजिटिव है। लेकिन बेटे अगर पॉजिटिव भी है तो फिर भी हमें एक बार चेक करना चाहिए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सच में ऐसा हुआ है, ये हो कैसे गया। हमने तो 1000 सोचा था, 200 हो गया। ये जो 200 शर्ट एक्स्ट्रा बन गई हैं ये तो एक्सेप्शनल बात हो गई, ये कैसे हो गया। तो यानी कि पॉजिटिव आने पे भी ज़्यादा खुश नहीं होना होता, पॉजिटिव आने पर भी थोड़ा सा एक बार सोचना चाहिए कि कहीं ये एक एक्सेप्शनल पॉजिटिव डेविजन तो नहीं है। अगला देखते हैं एनालिसिस डेविजन। अब जो डेविजन आए थे उनको एनालिसिस करना, ये वाला जो स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ये ऐसे वाली बात मानो, एक बच्चा क्लास में उसके हमेशा 40-50% मार्क्स आते हैं और कहीं उसके मार्क्स एकदम से 90% आ जाए, तो टीचर सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ से चीटिंग की थी, कहाँ से गड़बड़ की थी। यानी कि उन्हें यकीन नहीं होता कि ये इतना पॉजिटिव जा सकता है, करेक्ट। उसने करा तो बेचारे ने अच्छा ही, लेकिन उसको यकीन नहीं हो पाता कि हाँ भाई कि इतनी पॉजिटिव भी कैसे हो सकती है, दाल में कुछ काला है, करेक्ट। तो अब जरा देखिएगा, डेविजन को एनालाइज करने के हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं और बेटे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं।
पहली टेक्निक का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसको बोलते हैं सीपीसी शॉर्ट फॉर्म में। देखें क्या लिखा है, इट इज नीदर इकोनॉमिकल, ना तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना ही इजी होता है टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। बेटे अपने वर्कर्स की हर एक एक्टिविटी को हम हमेशा चेक नहीं कर सकते। कंट्रोल शुड देयर फॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, की रिजल्ट एरिया, करेक्ट। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KRA, यानी कि जो मेन हमारा एरिया है, जो मेन जिस पर हमारा मेन फोकस है, अगर वो सही हो रहा है तो ठीक है यार, छोटी मोटी गड़बड़ तो होती रहती है। अब आप सोचिए, आप पूरे दिन फेसबुक चलाएं, इंस्टा चलाएं, आप कुछ भी करें, आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कहते। आपके पेरेंट्स देखते हैं आपके एग्जाम का रिजल्ट, वो रिजल्ट है आपका की रिजल्ट एरिया। अगर वो ठीक तो सब कुछ ठीक, चाहे आप नहीं भी पढ़ते थे और आपके 98% नंबर आ जाए तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे हमारा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ता है, बड़ी मेहनत करता है, करेक्ट। और अगर सपोज करो आप बहुत मेहनत भी करते थे लेकिन आपके मार्क्स कम आ गए तो क्या कहेंगे, अरे कुछ नहीं, बस किताबें लेके बैठा रहता था, पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं था। तो की रिजल्ट एरिया नहीं बिगड़ना चाहिए, विच आर क्रिटिकल टू दी सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो सकती है। जैसे कि सपोज करो एक कंपनी एक महीने में सपोज करो 60 कार्स बनाती है, गाड़ियां बनाती है, और एक महीने में वो केवल 55 कार्स बना पाई, करेक्ट। तो ये बताओ 5 का डिवीजन आ गया, 5 का नेगेटिव डिवीजन आ गया। तो यहां पर अगर बेटे हर महीने वो ऐसे ही करते रहेंगे, 5-5 गाड़ियां कम बनाएंगे, तो आप सोचो ये इनका की रिजल्ट एरिया है। अगर हर महीने 5 गाड़ी कम बनाएंगे, 12 महीनों में 5 गाड़ी के हिसाब से 60 गाड़ी कम बनेंगी, 60 गाड़ी कम सेल होंगी, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा और हमारे को प्रॉब्लम होगी। तो दीज KRA आर सेट एज द क्रिटिकल पॉइंट्स कि भाई ये अचीव होने चाहिए। अगर मैंने ये कह दिया कि भाई 1000 यूनिट बननी है तो तुम कैसे ही बनाओ, 1000 यूनिट बननी चाहिए। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर। तो कंट्रोल करने का ये तरीका है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करो, बीच का जो प्रोसेस है अगर वो गड़बड़ हो भी है चलो कोई बात नहीं, रिजल्ट सही होना चाहिए। सेकेंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन यानी कि बेटे कुछ एबनॉर्मल, यहां पर बात है एबनॉर्मलिटी की, यानी कि डेविएशन आया, छोटा मोटा डेविएशन आप इग्नोर कर सकते हो। 1000 शर्ट बनानी थी, 999 शर्ट बनी, एक का डेविएशन आया, कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है। तो एक वर्कर को बिठाओ, फटाफट से एक शर्ट और बनवाओ, कैसे भी करो, कुछ भी करो, हो जाएगा। लेकिन आप सोचकर देखो कि अगर एक कार कम बनी होती तो वो बड़ा डिफरेंस आता। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बेटे कैसा भी हो सकता है, जैसे मैंने भी बताया था 1000 शर्ट बनानी थी, 1000 शर्ट बनानी थी और तैयार हो गई 1500 शर्ट, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, 1000 शर्ट बनानी थी 1500 बना दी, करेक्ट, ये भी बड़ी अजीब बात है। विच इज ऑफन रेफर टू एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यानी कि अगर कहीं आपको कोई एबनॉर्मल चीज दिखाई देती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एबनॉर्मल, it is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything result in controlling nothing। ये इस बात पर बेस्ड है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो एंड में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अगर कहीं एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है उसको कंट्रोल करो, अगर चीजें आपके नॉर्मल कंट्रोल में हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। Thus only significant deviation which go beyond, ध्यान से देखिएगा, significant deviation है go beyond the permissible limit। अगर आपको लगता है वो permissible limit के बाहर जा रहे हैं, 1-2 का डेविएशन ठीक है भाई, समझ में आती है बात, हो जाता है। लेकिन अगर 50, 100, 200 का डिफरेंस है, that should be brought to the notice of the
मैनेजमेंट, उसे अपनी मैनेजमेंट को बताओ कि जी डेविएशन बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो यानी कि दोनों में हमने ये देखा कि अगर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो रहा है तो भी ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, की रिजल्ट एरिया अचीव होने चाहिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कि हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई डिफरेंस एबनॉर्मल है तो वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करो, नॉर्मल चीज़ों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब आपको दिखाई दे गया कि गड़बड़ तो हो ही गई। अगर नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। 1000 शर्ट बनानी है, हमें पता था 5-10 प्लस भी हो सकती हैं, 5 ज़्यादा भी बन सकती हैं, 5 कम भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। When the deviation go beyond the acceptable range, especially in the important areas, it demand immediate managerial attention so that deviation not occur again and standard are accomplished. अगर एक बार गड़बड़ होती है तो एकदम से मैनेजमेंट की नोटिस में आना चाहिए और उसे ठीक करने के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज का काम। ये हमने फर्स्ट लेक्चर अपना कंप्लीट करा। एक बार आप जल्दी से देख लेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग कंट्रोलिंग का, उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस में 5 स्टेप होते हैं, सेटिंग, परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर दोनों का कंपैरिजन, फिर एनालिसिस ऑफ द डेविएशन, और फिर उसके बाद हम उन्हें ठीक करने का एक्शन लेते हैं। इसके अंदर 2 टेक्निक होती हैं, सीपीसी। सीपीसी में हम ध्यान देते हैं KRA पे, के रिजल्ट एरिया पे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे हम ध्यान देते हैं एबनॉर्मल डिफरेंसेस पर, अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ है तो उस पर। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। सेकंड लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो बेटे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर कोई बच्चा विद नोट्स पढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे नोट्स भी मिले और बहुत सारी केस स्टडी करने को मिले, एग्जाम ओरिएंटेड मेरी तैयारी हो, तो वो हमारा प्रीमियम क्लास भी ले सकता है। बहुत ही मिनिमल रेट पर आप उसको परचेज कर सकते हैं और इसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है sumitji191919@gmail.com। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।